हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है पेटी हुई है घर पे और मैं इसी चक्कर में ऑक्यूपाइड था, इसी चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी घर पे आया हूँ और आते ही सबसे पहले मैं ऑफिस आया, मैंने कहा शूट कर लूँ। बहुत नींद आ रही थी पर मैंने कहा बहुत टाइम से आई नहीं है। कुछ कमेंट्स भी कर रहे थे लोग कि भाई कहाँ रह गए, क्या हो गया, तो मैंने कहा बता देता हूँ। तो न्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जीरोधा की। तो जीरोधा ने 4237 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। ये थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया है अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले कुछ टाइम से। इनका रेवेन्यू 11.5% घटा है, खर्चे बढ़ाए हैं उन्होंने 3.8% बढ़ाए गए हैं, पर कंपनी का प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का कहना है ये नंबर्स और घटते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम पे। रीजन क्या है कि सेबी ने जो रिस्ट्रिक्शंस लेके आए हैं, नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। बाकी कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 37 पैसा खर्च करती है इस टाइम पे। इनका जो कैश और बैंक बैलेंस है वो 22,000 करोड़ से ज्यादा है। करंट एसेट 35,700 करोड़ से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड बिजनेस है और बूटस्ट्रैप बिजनेस है, मतलब किसी से पैसे नहीं ले रखे। और यही रीजन है कंपनी के जो फाउंडर्स है नितिन कामत और निखिल कामत जी, वो 96 करोड़ की सैलरी लेते हैं ईच। फाइनेंशियल ईयर 26 का नंबर निकल के आया है। सीमा पाटिल जी ने 36 करोड़ की सैलरी ली है। एक बिजनेस के फाउंडर्स के लिए 100 करोड़ के आसपास की सैलरी लेना एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। मुझे याद है 2020 के आसपास इन्होंने अनाउंस किया था कि 100 करोड़ सैलरी लेंगे और अभी 96 करोड़ तक पहुंच गए। उस टाइम पे बहुत ही एब्सर्ड लगता था कि भाई 100 करोड़ की सैलरी, भाई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, किसी को देना नहीं है पैसा, वो पैसा घर लेके जा सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है। कंपनी का बैंक बैलेंस भी इतना सारा बढ़ा हुआ है, तो कंपनी में बहुत कैपिटल है, बहुत आराम से कंपनी लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रह सकती है। यही अगर कंपनी का आईपीओ आ चुका होता तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते, मैं भी करता शायद, कि भाई पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और 100 करोड़ की सैलरी ले रहा है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर तो सारा पैसा खुद का है ना, कुछ भी करना चाहो करो। अगर हम ग्रो की बात करके चले तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकल के आई है। कंपनी की जो एक्विजिशन कॉस्ट है 73% बढ़ती हुई दिखाई दी है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। जहां पे पहले इनकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती थी वो 796 रुपीज हुआ करती थी, अब वो 1374 पे पहुंच गई है। मतलब मान के चलो पहले 800 रुपए के आसपास में ये कस्टमर ले आते थे जो इनको पैसा कमा के देता था, अब वो 1400 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कंपनी का एलटीवी क्या है। एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्विजिशन कॉस्ट अगर बिजनेस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ भी रही है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तो मान लो मैं फोन बेचता हूँ, तो स्टार्टिंग के अंदर ये फोन बेचना रिलेटिवली आसान होने वाला है जब मैं एड चलाऊंगा, कि कोई भी मार्केटिंग एफर्ट करूंगा उसके लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर मतलब वो लोग ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन करना पसंद करते हैं। ये नंबर 5% के आसपास होता है, बिजनेस बाय बिजनेस वेरी कर सकता है। ये लोग हैं जिनके पास पैसा है और कुछ भी मार्केट में आएगा नया इंटरेस्टिंग, ये उसको ले लेंगे, चाहे यूज करे या फिर नहीं करे। मैं पर्सनली इनोवेटर की कैटेगरी के अंदर आता हूँ। उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं, अब मार्केट में कई लोगों ने ले लिया है, उनको लगता है ये मार्केट में प्रोडक्ट ठीक है, फिर वो लेते हैं। नॉर्मली मान के चलो अगर कोई प्रोडक्ट का लॉन्च हो रहा है तो फर्स्ट डे पे जो ले लेता है बिना कुछ सोचे समझे, वो हो गया इनोवेटर। मार्केट में थोड़ा सा लोगों ने यूज कर लिया, सर्वे कर लिया, सबसे पूछ लिया, उसके बाद ले रहा है। मैं बात अगेन कर रहा हूँ कि हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर ही बात करी जा रही है यहाँ पर। वो होते अर्ली अडॉप्टर्स जो 13-14% के आसपास का नंबर होता है, ठीक है। तो 18% यहाँ हो गए। इन लोगों को कैप्चर करना आसान होता है। उसके बाद का जो सेगमेंट है वो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव होता चला जाता है। उसके बाद आती है अर्ली मेजॉरिटी, जो 35% के आसपास मान के चलो नंबर होता है। अर्ली मेजॉरिटी कौन है, वो लोग जिन्होंने देख लिया अर्ली अडॉप्टर्स को। ओ मेरे दोस्त ने फोन ले लिया था, अच्छा ये तो सही चल रहा है, 6 महीने से भाई सही चल रहा था फोन, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा तो फोल्ड यूज करता है भाई, इसकी हिंज विंज खराब तो नहीं हुई है, कितना टाइम हो गया, स्क्रीन खराब तो नहीं हुई है, टूटता तो नहीं है, ये तो नहीं होता, वो नहीं होता, ये वो वाले लोग हैं। तो जब ये सब कुछ जान लेते हैं तब जाके प्रोडक्ट लेते हैं। अब कहानी क्या है, ये वाले जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चीजें लेते हैं, ये ऐसी कुछ भी नहीं ले लेते। और सबसे बड़ी बात ये है ज्यादातर जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर पड़े होते हैं। तो अगर आज के टाइम पे कोई भी आप सर्विस निकालते हो तो स्टार्टिंग के लोगों को बेचना आसान होगा। जैसे ही यहाँ तक पहुंचोगे ना, तो यहाँ पर आपके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे अच्छे लेवल पे, और वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जिनके पास में पैसा है भाई, वो खर्च कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है लेट मेजोरिटी की तरफ। लेट मेजोरिटी मतलब मान लो अभी चल रहा है सैमसंग का, मान लो S20, मैं एग्जांपल देके कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो लेते हैं S18, भाई मार्केट में फ्लैगशिप फोन ले लिया 2 साल बाद, प्रूवन है सब कुछ है, मैं तब लूंगा।
वो लोग थोड़ा पीछे, आज वो आईफोन 11 नया लेंगे, आईफोन 12 13 नया लेंगे, वो कहेंगे भाई बहुत बढ़िया फोन था, उस जमाने का राजा था, कैमरा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सस्ते में मिल रहा है, ले लो। अब वो जो कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको प्रोडक्ट बेचना रिलेटिवली बहुत मुश्किल होता है। अभी फोन के एग्जांपल में लग रहा है कि भाई ठीक है, ले लेंगे, पर एक्चुअली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे काम नहीं करती ना। अगर मैं एक ऐप चला रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ग्रो ही हूँ, तो ग्रो को स्टार्टिंग के जो 10-20-15% बंदे होंगे, जो भी बिजनेस के अंदर वो वाला सेगमेंट होगा, वहां तक कैप्चर करना आसान होगा, बट बाद की ऑडियंस कंफ्यूज होती चली जाएगी, उनको कैप्चर करने के लिए कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। लेट मेजोरिटी तक आते आते तो ये मान के चलो बेचना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेगमेंट है जो कि लेट मेजोरिटी लेगी ही नहीं। एग्जाम्पल, लेट मेजोरिटी वाली ऑडियंस मान के चलो एक ऐसा बंदा जो आज के जमाने में पुराना फोन यूज कर रहा है बहुत, और उसको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा समझ भी नहीं है, क्या वो कुछ टेक्नोलॉजी सेंट्रिक प्रोडक्ट यूज करना पसंद करेगा? यहाँ पे मैं थोड़ा मार्केटिंग में बायस हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेटा में ये चीज देखी है। ज्यादातर जो लोग इस कैटेगरी के अंदर बियॉन्ड आते हैं ना, वो लोग टेक सेवी उतने नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो लोग टेक सेवी नहीं होते, जिनके पास में लेटेस्ट हाई एंड फोन्स नहीं होते, बहुत सारे फीचर्स के पीछे नहीं भाग रहे, 5 साल 10 साल पुराना यूज कर रहे हैं फोन वोन, उन लोगों को न्यू एज प्रोडक्ट बेचना और मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, पर मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कैसे काम करता है। तो हर बिजनेस के अंदर एक लेवल तक बेचना आसान है, उसके बाद कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, उसके बाद शूट करती है बहुत ज्यादा तेजी से। तो कॉस्ट बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। सर्विस कंपनी की सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, अब आप मुझे कमा के जिंदगी भर देने वाले हो। आप मुझे कितने रुपए जिंदगी में कमा के देने वाले हो, दिस इज माई LTV। अगर मेरा LTV कैक से ज्यादा है तो मुझे कोई इतनी शायद प्रॉब्लमेटिक बात नहीं लग रही है। रेशियो आइडियली वो 2-2.5 के आसपास होना चाहिए, कि मैं एक कस्टमर से जिंदगी भर में 5,000 रुपए कमाता हूँ, उसको 5,000 रुपए कमाने के लिए अगर मैंने 2,000 रुपए खर्च भी कर दिए एक टाइम पे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये रेशियो चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:1 का चल रहा है, दिस इज रिस्की। अगर ये उससे नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम है। मैं एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना, उसमें डिटेल में समझा रखी है सारी बातें, जिनको इंटरेस्ट है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी मीशो की बात करके चले तो मीशो ने 1032 करोड़ का कैश फ्री फ्लो रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। बहुत ही खतरनाक बात है भाई, पहली जो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स कंपनीज है उनमें से एक है जिन्होंने इतना बड़ा ये कैश फ्री पॉजिटिव दिखाया। भाई पहले बता देता हूँ, ये प्रॉफिट नहीं है। कंपनी ने 3,941 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। उनका कहना है इसके अंदर वन टाइम IPO रिलेटेड कॉस्ट भी है, बट आप समझो कंपनी ने 9,400 से थोड़ा सा नीचे का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि 23% राइज भी है इनके रेवेन्यू के अंदर, और उसके आधे के आसपास मान लो कंपनी ने लॉस कर दिया है। ठीक है, उसमें कॉस्ट होगी, कुछ कुछ इन्वॉल्व होगी, बट फिर भी कंपनी भी प्रॉफिट वाली डायरेक्शन में नहीं है। कैश फ्री पॉजिटिव का एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत बहुत तोड़ चीज है कैश फ्री पॉजिटिव, खासकर इन जैसी कंपनीज के लिए, ई कॉमर्स के लिए। मैंने Amazon से अभी एक कवर मंगाया, मैंने अभी Amazon को पेमेंट दे दी। Amazon खुद तो बेच नहीं रहा है, Amazon ने किसी वेंडर से ले रखा है, वेंडर आगे सप्लाई कर रहा है, तो वेंडर को पेमेंट जो मिलने वाली है वो इंस्टेंट तो मिलेगी नहीं, वो 7 डेज के बाद मिलेगी। अब करोड़ों के ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, अब करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शंस कस्टमर कर रहे हैं और उनको पीछे वाली पार्टी को बाद में देना है। मतलब मार्केट से 1,000 करोड़ रुपए आ गया है, वो आपके पास बैंक बैलेंस में बड़ा है, बट आपको वो जो 1,000 करोड़ रुपए है वो पीछे वाली पार्टी को 7 दिन के बाद देना है। अब 7 दिन के बाद जब आप दोगे, तब तक ये 1,000 करोड़ है, इस पे ब्याज बढ़ चुका होगा, ये थोड़ा पैसा बढ़ चुका होगा। एक तो आपको ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आपकी कंपनी ढंग से चल भी नहीं रही है तो आपको ये 7 दिन के बाद देना है। आपने दे दिया, बट आपने उस दिन भी तो वही पैसा कमाया है ना, 1,000 करोड़ रुपए कमाया है। अब आपने 1,000 करोड़ रुपए जो आज कमाए थे, वो अपने 7 दिन की पेमेंट जो चुकानी थी वो दे दी है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे सरवाइव कर सकता है। तो एक अच्छा पैरामीटर माना जाता है इसका, बट इसको प्लीज प्रॉफिट लॉस से कंपेयर मत करना। कंपनी का IPO जल्दी आने वाला है, तो हो सकता है कई लोग कैश फ्री पॉजिटिव को बहुत ही ज्यादा तारीफ करें। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे उसके अंदर IPO रिलेटेड एक्सपेंसेस है या नहीं है। अगर आप देखोगे 1,032 करोड़ है, इसमें इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूडेड है पिछले 12 महीने की। बाकी लेट्स सी, इनका IPO आने तो फिर बात करेंगे प्रॉपर डिटेल के अंदर। ये मार्केट प्लेस कंपनी नहीं है, ये एक डिलीवरी कंपनी है। इसके ऊपर केस स्टडी बना रखी है, उसको देख लेना। $6 बिलियन का कहा जा रहा IPO आने वाला है। लेट्स सी कैसा जाएगा। कहीं ना कहीं इन्होंने Tier 2 Tier 3 सिटीज को क्रैक करके दिखाया है कि किस तरीके से ई कॉमर्स चलाया जाता है।
बाकी रैपिडो की बात करके चले तो रैपिडो ने मैजिक पिन के साथ में पार्टनरशिप कर लिया है अपने फूड बिजनेस के लिए। ये भाई गेम समझने की कोशिश करो। रैपिडो ने अभी रिसेंटली एक ऐप निकाली ओनली करके, जो कि जोमेटो स्विगी से compete करने वाली थी, जो कि अपना खुद का फूड डिलीवरी नेटवर्क होने वाला था। अब मैजिक पिन भी उसी कैटेगरी के अंदर बैठा है। अब इन्होंने उनके साथ में पार्टनरशिप कर ली है। अब ये दोनों ऐप अलग अलग चलेगी, ये नहीं है कि एक ही ऐप हो जाएगी, अलग अलग चलेगी। बट कहानी क्या है, मैजिक पिन की जो लिस्टिंग है उसका फायदा उठाएंगे ओनली वाले, और ओनली की जो पेरेंट कंपनी है रैपिडो, रैपिडो के पास है डिलीवरी वाले बंदे, उसका फायदा उठाएंगे मैजिक पिन वाले। हैंड इन हैंड कहानी चलने वाली है। बट मुझे लगता है कुछ ही टाइम के अंदर अगर रैपिडो वाले स्मार्टली चलते हैं तो ये मैजिक पिन को निचोड़ सकते हैं। इनका पूरा पूरा नेटवर्क वेटवर्क सब कुछ निचोड़ लेंगे। अब अपनी ऐप के अंदर मैजिक पिन का बेटर ऑल्टरनेटिव दिखा के अपने आप को मार्केट करेंगे। बट अगर मैजिक पिन ढंग से काम भी कर रहा होगा, उनके लॉजिस्टिक्स से जो बिजनेस जनरेट होना है रैपिडो वहीं से वैसा कमा लेगा। बहुत अच्छा स्मार्ट मूव है रैपिडो के लिए। बाकी रैपिडो के जीएमवी की बात करके चले 111% बढ़ता हुआ दिखाई दिया सितंबर के महीने के अंदर। देखा जाए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर टेक कंपनी बन गई है इंडिया के अंदर। बढ़िया भाई। इसके अलावा अगर हम कैंपा की बात करके चले, लाहौरी जीरा की बात करके चले, भाई इनका मार्केट शेयर डबल होता हुआ दिखाई दिया है पिछले 9 महीने के अंदर। 15% पे पहुंच गया कंबाइंड मार्केट शेयर। एक जमाना था जब 93% के आसपास कोको कोला पेप्सी ही मार्केट ओन करती थी, आज वो नंबर 85% पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, 10 रुपए वाली जो बोतलें आती है ना, उसके अंदर ही कोक वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये कैंपा वाले, लाहौरी जीरा, रेंजन तो आती नहीं है, बट और भी बहुत सारे 10-10 रुपए वाली कैटेगरी वाली आती है। आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी मैंने अभी हॉस्पिटल में तो भाई लाहौरी जीरा रखी हुई थी, और अरोड़ा लेमन रखी हुई थी, और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। नारियल पानी ने मेरा लैपटॉप खराब कर दिया, तो मैं डर गया भाई, नारियल पानी नहीं रखना है। बाकी यूएस कोर्ट की बात करके चलूं तो उन्होंने बायजूस को बोला है $1 बिलियन देने के लिए। जो अल्फा और ग्लासरस वाला केस चल रहा है उसके मामले के अंदर पहली बार कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी है जहां पे $533 मिलियन एक बारी में देने की बात करी है, और बचा हुआ पैसा जो है वो उसको बाद में देने की बात करी है। कोर्ट ने सब कुछ करके देख लिया कि भाई आप हमारे को डॉक्यूमेंट्स दो, डॉक्यूमेंट डिले करोगे तो आप पे फाइन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट ऐसा एलिगेशन है कि भाई कुछ नहीं दिया गया, झूठ बोला गया। बायजूस वालों का कहना था कि भाई सब कुछ ग्लास ट्रस्ट के पास में है, ये फालतू की बातें बोल रहे हैं, हमने सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर ली है। पर कोर्ट ने कहा ऐसा कब हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से कहानी ऐसी ही चलती रहेगी। वो कहेंगे हमने दे दिया है, वो कहेंगे हमने नहीं दिया है, वो बैठे आराम से दुबई के अंदर, वो कहेंगे हम नहीं दे रहे, जो करना है कर लो। इसी टाइप की प्रोसीडिंग चलेगी। बार बार लगता है कि भाई बायजूस को क्या रिवाइव किया जाएगा, क्या कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और फिर वही हो जाता है। बाकी ईडी की बात करके चले तो CoinDCX के अंदर उन्होंने साइबर फ्रॉड के मनी ट्रेल्स देखे हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, CoinDCX पे नहीं है, बट एक एलिगेशन है कि बिना KYC के ये ट्रांजेक्शन देखने को मिली है कि पैसे घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। मैं CoinDCX यूज करता हूँ भाई, और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी चीज कर दी है, वो है KYC। जब आप रजिस्टर करते हो, मैं अपना लिंक भी दे देता हूँ आपको, अगर उससे करोगे और ट्रेड करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप रजिस्टर करते हो तो खाली ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं हो रहा, वो आपसे आधार सब कुछ मांग रहा है। और वो मांग क्यों रहा है, ताकि कोई फ्रॉड ना करे। गवर्नमेंट को पता है क्रिप्टो एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है हवाला ववाला का। क्रिप्टो का अगर आप ट्रैक ना करो तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास वॉलेट के अंदर 500 करोड़ रुपए पड़े हैं, किसी ने मुझे 500 करोड़ रुपए दिया, मैंने ये वॉलेट वाला पैसा किसी और को ट्रांसफर कर दिया, कोई ट्रेल नहीं है इस चीज की, आराम से सारा का सारा काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो भी आईडी वाईडी बनेगी उसके ऊपर KYC होगा, आपको आधार सब कुछ पैन वैन डालना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने बैंक से ही पैसा डालता हूँ उसके अंदर, तो मैं बैंक में ही विड्रॉ कर सकता हूँ अपने, ये नहीं है किसी में भी कर सकता हूँ। इंडिया के अंदर P2B भी रुका हुआ है, जहां पर मैं, ये नहीं है कि मैं आपको बेच दूंगा फिर आप मुझे दे दोगे। ये जुगाड़ तो चल सकता है, बट हो नहीं रही है। आपने ये भी सुना होगा, अगर आप स्पॉट पे खरीदते हो, क्रिप्टो को सीधा खरीदते हो, तो उसके अंदर 1% TDS कटता है। TDS क्यों कट रहा है, क्योंकि अगर आपने खरीदा है ना, TDS कटने से एक ट्रेल बन गई कि भाई इस बंदे ने, इस आईडी वाले बंदे ने ये लिया है, और TDS आपके पैन कार्ड से भी लिंक्ड हो गया। बट यहाँ पर कहा जा रहा है 285 करोड़ रुपीस फनल करे गए हैं, 30 बैंक अकाउंट बनाए गए जो कि 1 से 15 दिन पुराने थे। उसके बाद वो पैसा 80 सेकेंडरी अकाउंट्स में भी ट्रांसफर किया गया ताकि एविएशन ना पकड़ा जाए। इसमें से कहा जा रहा है कि 8.46 करोड़ रुपए 92 बैंक अकाउंट से CoinDCX के अंदर कहीं पे यूज हुए हैं, जहां पर USDT के अंदर कन्वर्जन किया गया है बिना KYC के, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। FYU रजिस्टर्ड है ये,
फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड, और उसके बाद भी ये सारे सीन हो रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने पैसे तो लिए नहीं किसी ब्रांड से, तो मैं ये तो बोल नहीं सकता कि भाई इस पे इन्वेस्ट मत करो या ना करो, क्योंकि मेरे पैसे तो डूब चुके हैं एक बार। तो मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ भाई, सट्टे के लिए यूज करो। मैं तो सिंपल सी बात, क्रिप्टो के अंदर खाली फ्यूचर ऑप्शंस खेलता हूँ, ऑप्शंस भी नहीं करता, खाली फ्यूचर्स करता हूँ। 10x के लेवरेज के ऊपर ट्रेड मार के देखता हूँ, थोड़ा सा ट्रेड मारता हूँ, दिन में 1-2 ट्रेड मारता हूँ। गंदी आदत लग रखी है मेरे को। मैंने पहले भी बताया था, मैंने 2100 रुपए डाले थे, अभी तक मोटा मोटी मैं 30-35 हजार विड्रॉ कर चुका हूँ, और मैं 8-9 हजार रुपए भी मेरे वॉलेट में पड़े हो गए। ठीक है, मतलब सही चल रहा है। बट और मेरे पैसे जीरो भी करे, मतलब जीरो तो नहीं किए, 300 रुपए बचे थे, फिर 300 रुपए से फिर बढ़ाए, 2100 रुपए मैंने सबसे पहले बाहर निकाले, उसको बड़ा के अच्छा खासा किया। और ये सिर्फ दिवाली के बाद की बात कर रहा हूँ, दिवाली के आसपास से शुरू किया, और तब से अब तक मैंने ऐसा कर लिया। हमने साहिल खन्ना वाला फाइनेंस वाला चैनल ही इसलिए शुरू किया था ताकि मैं सीख पाऊँ। मेरा हमेशा लालच ये रहता है कि मैं एक्सपर्ट्स लेके आऊंगा, पॉडकास्ट करेंगे, वो तो रिकॉर्ड हो जाता है, बट मैं सीख जाता हूँ उससे। तो मैं सीख गया, मेरी थोड़ा दिमाग खुल गया, अब मैं थोड़ा सा खेल लेता हूँ। समझ में वही आया कि सट्टा भी है, ठीक है, लॉजिक्स काम करते हैं कुछ कुछ, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पावर्स भी है पीछे जो कंट्रोल कर रही है मार्केट। इसके अलावा ईडी ने 520 करोड़ की एसेट जो विंजो और गेम्स क्राफ्ट पे लिंक कही जा रही है उसको फ्रीज किया गया है। और बहुत बड़ा एलिगेशन है भाई यहाँ पे। विंजो के बारे में कहा जा रहा है कि भाई अपने प्लेयरों से खिलाते, मतलब रियल मनी गेमिंग में कहा जा रहा है कि बॉट्स चल रहे थे। आपको लगता है कि आपका स्किल खराब था इसलिए आप नहीं जीत पाए, पीछे की गेम बहुत बड़ी है, कंपनी हमेशा अपने बंदों को जितवाती है। ये बात तो मैंने सुनी थी पहले मार्केट के अंदर कि लोग बोलते हैं भाई कंपनी अपने आप को जितवाती है, ये वो है। मतलब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट, मतलब जो मेरे फाउंडर लोग हैं ना उनके अंदर, बट एलिगेशंस भी ऐसे निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करके चले तो 10,000 करोड़ रुपए सालाना वो लूज करते हैं फ्रॉड से, जहाँ पे फेक हॉस्पिटल एडमिशन कराए जाते हैं, फेक स्लिप्स बनवा ली जाती है, जिसकी वजह से प्रीमियम्स महंगे होते हुए दिखाई देते हैं, और बहुत सारे लोगों जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है उनके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में जो इसका पूरा सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, सेटिंग है पूरी की पूरी, और कुछ लोग हैं जिनको एक्चुअली जरूरत है उनका कुछ सुनवाई नहीं होती है। बाकी हमारी गवर्नमेंट 3 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करने का प्लान कर रही है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। 2019-20 और 21-22 के अंदर गवर्नमेंट ने 17,450 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज करे थे इन कंपनीज में, क्योंकि कंपनी बहुत ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में थी, दिक्कत आ रही थी, तो उसको बचाने के लिए किया गया था। अब ये मर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी कंपनी की। बाकी 314 कैपिटल की बात करके चले तो कुकू एफएम से उन्होंने एग्जिट किया है 38x के अंदर। कंपनी ने 2019 के अंदर सीड राउंड के अंदर इन्वेस्ट किया था इनके अंदर, और देखो क्या जबरदस्त एग्जिट ले रहे हैं। रिसेंट कुछ टाइम के अंदर इन्होंने अच्छी खासी एग्जिट्स ली है, जहां पर ट्रू टोन के अंदर 5 से 7x का रिटर्न देखा है, डार्विन वॉक्स के अंदर 58x का रिटर्न देखा है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के फायदे तो है अगर अर्ली स्टेज में कर दी जाए तो। बाकी अग्निकुल की बात करके चले जो कि स्पेस एक्स स्टार्टअप है इंडिया की, इन्होंने $17 मिलियन रेज करे हैं $500 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना रहे हैं जो कि एंड टू एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन हो सकता है। बड़े बड़े लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्ट भी कर रखा है, लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो FSTC को खरीद सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही है। फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर को, जो कि इंडिया की टॉप पायलट ट्रेनिंग कंपनीज में से एक है। तो बहुत बढ़िया गेम है ना कि आप एविएशन के अंदर भी हो, मतलब एयरपोर्ट वगैरह चला रहे हो, क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में पायलट की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, और आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो टॉप प्लेयर है उसको भी खरीद लेते हो, एयरपोर्ट में भी आपके पास ही पावर है, एयरलाइन भी फ्यूचर में आप निकाल लेते हो। फिर लोग कहेंगे भाई सब मिले हुए। ये स्ट्रैटेजी कोई नहीं समझता, बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या चल रही है। बाकी टोटल एनर्जी की बात करके चले तो उन्होंने 6% स्टेक बेचा है अडानी ग्रीन के अंदर 10,200 करोड़ का। और यहाँ पर आप चीज देखो भाई, टोटल एनर्जीज ने 19.75% स्टेक्स लिए थे जनवरी 2021 के अंदर $2.5 बिलियन डाल के। आज उसकी वैल्यू $8 बिलियन हो गई है, जहां पर ये अपने कुछ स्टेक्स को बेच भी रहे हैं। इसके अलावा RCB के भाई को ओनर बन गए हैं होमेबल फिल्म्स, जिन्होंने KGF, कंटारा, सलार वगैरह बनाई है। पहले रिपोर्ट कह रही थी अडानी ग्रुप, निखिल कामत वगैरह इसके अंदर आ सकते हैं। अभी इस बात को खत्म नहीं किया गया कि वो नहीं होंगे, को ओनर है, और भी को ओनर्स आ सकते हैं। कितने रुपए में, कितनी इक्विटी, क्या पता नहीं। कहा जा रहा है 31 मार्च 2026 तक ये चीज फाइनलाइज होती हुई दिखाई देगी, तब थोड़ी क्लैरिटी अपने को देखने को मिलने वाली है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज को शट डाउन कर दिया भाई 8 महीने के अंदर। डॉज शुरू किया गया था, एलॉन मस्क को देख रहे थे, प्लान था कि गवर्नमेंट की जो अनाप शनाप स्पेंडिंग है उसको कम करना चाहिए। एलॉन मस्क आए भाई, सबको निकाल दिया, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, ये बेच खाओ, ये बेच खाओ, ये बेच खाओ। उसके बावजूद भी नंबर्स नहीं दिखाई दिए।
जितनी उम्मीद थी कि खर्चे कम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो दिखाई नहीं दी। इस चक्कर में डॉज को बंद किया जा रहा है। जो एम्प्लॉइज थे उनको मर्ज कर दिया गया है ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। अब वही ये सारे के सारे काम देखेंगे। इसके अलावा इंडिया कनाडा के ट्रेड टॉक्स रिज्यूम होते हुए दिखाई दिए 2 साल के बाद में। अभी मोदी जी G20 में कनाडा के पीएम से मिलके आए हैं और वहां पर डिस्कशन देखने को मिली है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी 5 साल टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करी है इंडियन कंपनीज के साथ में कि आप आओ भाई अफगानिस्तान में फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, 5 साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट क्या अफगानिस्तान स्टेबल है इन्वेस्ट करने के लिए? एक और वीडियो दे रहा हूँ बटन में, पेस्टल के नाम से, उसको देख लेना। पेस्टल मतलब कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले बड़ी कंपनीज बहुत सारे पैरामीटर्स को देखती है। बिजनेस मॉडल, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, सब कुछ कैसा है। पर उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बाकी नीति आयोग की बात करके चले तो वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बैन लगाया गया है उसको भाई लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है ये जो बॉर्डर शेयरिंग नेशंस के ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि भाई पहले गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तब जाके होगा, उसको हटाया जाए। कहीं ना कहीं इंडिया चाइना रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, इसी के ऊपर शायद ये धीरे धीरे चीजें हमको सुनने को मिल रही है। इसके अलावा आरबीआई की बात करके चले तो सितंबर के महीने के अंदर इंडियन रुपी को बचाने के लिए $7.9 बिलियन के फॉरेक्स उन्होंने बेचे हैं। पर फिर भी भाई करेंसी स्टेबलाइज नहीं हो रही भाई, ये लग रहा है ये 100 रुपए जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने एशियन पेंट्स को भी एज अ स्पॉन्सर साइन कर लिया है 45 करोड़ के अंदर। बीसीसीआई बहुत स्मार्ट चीज कर रहा है इस बार ना, और ठीक भी है। मल्टीपल स्पॉन्सर्स लाए जा रहे हैं। पहले एक बड़ा स्पॉन्सर आता था, अब मल्टीपल स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीसीसीआई के पास में टुकड़ों में पैसा आ जाएगा। बाकी देखते हैं जो बीसीसीआई का नसूमियत है कि भाई जो स्पॉन्सर करता है इंडियन क्रिकेट टीम को, जर्सी को, उनका बैंड बच जाता है। अभी अपोलो टायर्स ने करा था, लेट्स सी अपोलो टायर्स का क्या होता है। बाकी ग्लोबल लेवल के ऊपर जो लार्ज ऑयल टैंकर्स है उनके प्राइसेस 576% बढ़ते हुए दिखाई दिए 2025 के अंदर। ये अप्रैल 2020 वाली कंडीशन पहुंच रही है जिस टाइम पे वायरस फैला हुआ था, जिस टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा था। और बड़ी बात ये है कि जो टैंकर्स की बुकिंग है वो नवंबर दिसंबर के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो प्राइस ईज डाउन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल दिखाई दी। आप फ्लैटर कह सकते हो, स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, बट निफ्टी घटता हुआ दिखाई दिया है। और ओवरऑल आप देख लो मार्केट की सिचुएशन क्या रही है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।